आज स्टार्ट करना है अपन को डेफिनिट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम। जैसा कि अपन जानते हैं कि डेफिनिट इंटीग्रल अपन को एरिया अंडर द ग्राफ ऑन द एक्स एक्सिस प्रोवाइड करता है, मींस अलजेब्रिक एरिया। तो अगर उसी बात को हम यहाँ पर इस तरह से फील करें कि सबसे पहले मान लेते हैं कि आपके पास कोई भी एक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, और उस फंक्शन को अगर आप a से लेकर b तक में क्या करते हो, इंटीग्रेशन करते हो, तो एज वी नो कि a से b में अगर मैं इसको इंटीग्रेशन करता हूं तो ये इस अलजेब्रिक एरिया को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हम इस अलजेब्रिक एरिया की जो वैल्यू है वो एक और तरीके से फाइंड आउट करेंगे, लिमिट ऑफ अ सम से। डेफिनिट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ अ सम, यानी कि एक तो हमें ये पता है कि a से लेकर b f ओवर x dx आपको क्या प्रोवाइड करता है, इस अलजेब्रिक क्योंकि एक्स एक्सिस से ऊपर के लिए ये पॉजिटिव नंबर, एक्स एक्सिस से नीचे के लिए ये नंबर निगेटिव होता है। तो उसी को लिमिट ऑफ अ सम हम एक और जगह से फाइंड आउट करेंगे, लिमिट ऑफ अ सम से। किसके सम से, देखें यहाँ पर मैंने क्या किया, इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए इस कर्वी लीनियर ट्रेपेजॉइड, कर्वी लीनियर इसलिए क्योंकि ये कर्व है और ये आपकी दो पैरेलल लाइन हो गई, ये इसके बीच का डिस्टेंस, लेकिन ये आपको स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये आपका कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आपने सिंपली इस कर्वी लीनियर ट्रेपेजॉइड का एरिया निकालने के लिए सिंपली इसको n इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया इसके इस विड्थ को। इस n इक्वल पार्ट्स में जब आपने डिवाइड किया तो इसका मतलब कि एक विड्थ की वैल्यू अगर हम बोले तो वो विड्थ की वैल्यू आपकी हो जाएगी b माइनस ए अपॉन एन। मैंने n इक्वल पार्ट्स में इसको क्या कर दिया, सिंपली डिवाइड कर दिया कुछ इस तरीके से, b माइनस ए अपॉन एन इसके एक विड्थ की वैल्यू हो जाएगी, ऐसा कहा। तो कहने का मतलब इस वाले पॉइंट का अगर मैंने कहा कि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट a है, तो इस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अगर ये विड्थ w है, तो इस सेकेंड वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितना हो जाएगा, a प्लस डब्ल्यू। ये वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट a प्लस 2w एंड नेक्स्ट वाले का a प्लस 3w, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने पे हम लोग इस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आराम से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस इज n माइनस 1 इंटू w, मतलब कि a प्लस 0w, a प्लस 1w, a प्लस 2w, तो nth टर्म के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू w, इस वाले पर्टिकुलर x कोऑर्डिनेट की बात हम कर सकते हैं। नाउ अगर हमें इस एरिया की कर्वी लीनियर ट्रेपेजॉइड, तो मैंने इस कर्वी लीनियर ट्रेपेजॉइड को n अलग अलग कर्वी लीनियर ट्रेपेजॉइड में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो वहां पर हम कर्वी लीनियर ट्रेपेजॉइड की जगह पर इस रेक्टेंगल का एरिया जरूर बोल सकते हैं कि इस रेक्टेंगल का अलजेब्रिक एरिया क्या आएगा, प्लस इसका अलजेब्रिक एरिया क्या होगा, इसका अलजेब्रिक एरिया क्या होगा, और लास्ट वाले का इस तरीके से रेक्टेंगल का अलजेब्रिक एरिया क्या होगा। तो अगर अपन इस फर्स्ट वाले रेक्टेंगल के एरिया की बात यहाँ पे करें, तो इस फर्स्ट वाले रेक्टेंगल के एरिया की अगर तुम मेरे से बात करते हो, तो ये एरिया आप कह सकते हो इज एफ ऑफ ए, इस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट a है, ये कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ x है। तो यानी कि ये लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी बच्चे, सिंपल एफ ऑफ ए। तो इस वाले रेक्टेंगल का एरिया आप लिख सकते हो सिंपली यहाँ पे एफ ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू। एफ ऑफ ए आप देख सकते हो कि एक अलजेब्रिक नंबर है, जब आपका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा और एक्स एक्सिस के नीचे होगा तो निगेटिव, और इंटीग्रल भी यही काम करता है, हमें बताया गया है। इस वाले रेक्टेंगल के एरिया के बाद अगर अब अपन सेकेंड वाले रेक्टेंगल के एरिया की बात करेंगे, सेकेंड वाले रेक्टेंगल के एरिया की बात किया जाए तो यहाँ पर ये आपका इस रेक्टेंगल के एरिया ये विड्थ हो गया, ये हाइट,
यानी कि इस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपका a प्लस डब्ल्यू है। तो सेकंड रेक्टेंगल का अगर हम एरिया लिखेंगे तो वो हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू प्लस सिमिलरली नेक्स्ट वाले एरिया की बात करोगे तो a प्लस 2w मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू ऐसे लिखोगे। और ऐसे ही करते करते अगर तुम लास्ट वाले रेक्टेंगल का एरिया लिखोगे तो लास्ट वाले रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस n माइनस वन इंटू डब्ल्यू a प्लस n माइनस वन इंटू डब्ल्यू और वेयर w इज रिप्रेजेंट बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, b माइनस a अपॉन n को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो f ऑफ a इंटू डब्ल्यू प्लस इस तरह से ये जो सम ऑफ द नंबर आएगा n टर्म का जो सम आएगा वो बेसिकली इस n रेक्टेंगल्स को एरिया को या इस शेडेड एरिया को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। और ये बात क्लियर है कि ये जो सम ऑफ द नंबर n टर्म का जो सम आएगा वो इस नंबर से डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये आप देख रहे हो कि ये कर्वी लीनियर ट्रायंगल का एरिया भी इंटीग्रेशन में काउंट होगा, जबकि इस समेशन में ये काउंट नहीं हो रहा है इस फिगर में। तो नाउ यहाँ पर अपन क्या बोल सकते हैं कि आपके पास ये a है, ये a प्लस डब्ल्यू, a प्लस 2w एंड सो ऑन था। आपको एक बात मैं ये फील कराने की कोशिश करूंगा कि अगर आप ये समझो कि एरर इस Sn में ये एक ही है, यहां तक है पूरा, इस Sn में और इस I में एक एरर है, ये बात आपको समझ में आ रहा है सभी को। आप Sn और I में जो एरर है वो उस कर्वी लीनियर ट्रायंगल का है। अगर आप, मेरा कहना है कि जैसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए और तब एरिया काउंट किया तो आपको इस तरीके से ये 3 कर्वी लीनियर ट्रायंगल यहाँ पे छूटेंगे। जब आप इसको और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो और इक्वल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करो तो आप मेरे से कहोगे कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये, फिर चौथा ये, फिर पांचवा ये, यानी कि ये एक्स्ट्रा एरिया और इसमें कवर हो गया। आप और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो वो एरर आपका मिनिमाइज होता हुआ चला जाएगा। जो आपका यहाँ पर ये कर्वी लीनियर ट्रायंगल्स का जो एरिया मिसिंग हो रहा था और इंटीग्रल की वैल्यू और इस Sn की वैल्यू में जो आपको एरर मिल रहा था वो एरर यहाँ पे खत्म हो जाएगा जैसे जैसे आप नंबर ऑफ पार्ट्स को बढ़ाते जाओगे। खत्म कब होगा, मतलब कि खत्म तब होगा जब आप लिमिट एंड टेंडिंग टू यहाँ पे क्या ले लोगे, इंफिनिटी। तो द कॉन्सेप्ट हमें ये बोलता है कि लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ Sn की जो वैल्यू है वो बेसिकली इक्विवेलेंट होगी लिमिटिंग वैल्यू इस n टर्म के समेशन की एंड टेंडिंग इंफिनिटी पे जो लिमिट वैल्यू आएगी वो आपकी इक्विवेलेंट होगी a से लेकर b f ऑफ x dx के बराबर। अंडरस्टैंड सभी लोग यहाँ पे। अगर आप Sn को थोड़ा सा और अच्छे से लिखो, यहाँ पे Sn आपको लिखा हुआ है बच्चे, Sn इज इक्वेट विथ बेसिकली f ऑफ a प्लस w, f ऑफ a प्लस 2w, यानी कि एक सिग्मा लिखा हुआ है f ओवर a प्लस r w इंटू w का, जहां पे r इज वेरी फ्रॉम 0 से लेकर n-1। ये फील हुआ। इस पूरे n टर्म के समेशन का मैंने जनरलाइज फॉर्म लिखा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर बेसिकली w इज n का फंक्शन है और हम लिमिट चूंकि n पे लगा रहे हैं तो यहाँ पर इस w को हम n के टर्म में लिख दें तो बेसिकली ये लिखा हुआ है, ये w तो r से इंडिपेंडेंट है तो सिग्मा में इसका कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पर ये w बाहर आ जाएगा। तो ये लिखा हुआ है b माइनस a अपॉन n मल्टीप्लाइड बाई r इज वेरी फ्रॉम 0 से लेकर n-1 f ओवर a प्लस r मल्टीप्लाइड बाई विथ b माइनस a अपॉन n का फंक्शन।
तो कंक्लूजन ये निकला कि अपन ने एक आई की बात किया और एक एस एन की बात किया। एस एन को इंडिपेंडेंटली जब निकाला तो ये आपके पास कर्वी लीनियर ट्रायंगल का एरर था। उसको अपन ने ये फील किया कि जितने ज़्यादा इक्वल पार्ट्स में आप 2-4 बना के देखो और पहले सेडेट करो फिर बाद में सेडेट करो तो देखो कि वो एरर कम होता जाएगा। ये इस आई और एस एन का एरर कब खत्म होगा, मैंने कहा जब लिमिटिंग एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ एस एन की बात करेंगे तो वो सेम इसी आई के क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। एस एन यानी कि एस एन को आप नेक्स्ट स्टेप पे इस तरीके से सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हो लिमिट ओवर एन टेंडिंग टू इंफिनिटी द बी माइनस ए अपॉन एन इंटू एफ ओवर ए प्लस is the r upon n multiplied by is the constant b minus a। ये आपका कंक्लूजन हो गया कि this limiting is equivalent to the a से लेकर b over f of x का dx के बराबर होगा। ये आपका यहाँ पे कंक्लूजन हो गया कि लिमिट ओवर n टेंडिंग टू इंफिनिटी the b minus a upon n into f of a plus r by n into b minus a आपका a to b f of x dx के क्या रहेगा, इक्विवेलेंट यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर इसके इक्विवेलेंट रहेगा कहने का मतलब आपके पास ये जो लिमिट एज अ सम आपको दिया जा रहा है वो सिंपली आपका a to b f of x dx के क्या हो गया, इक्वल यहाँ पर कहलाएगा। फिर से समझे तो बेसिकली यहाँ पर b माइनस ए अपॉन एन इस तरीके से था। तो आपको ये कह सकते हो कि आप डेफिनेट इंटीग्रल का ये आपका प्रिंसिपल मेथड हो गया फॉर फाइंडिंग द वैल्यू निकालने का। जैसे अगर मैं इस फॉर्मूले का बता रहा हूँ, अगर एक तरीका ये समझे, इसे आपको निकालना है x क्यूब मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स वेयर x इज वेरी फ्रॉम कुछ भी ले लेते हैं, सपोज 1 से लेकर इसे 2 तक कंसीडर कर लेते हैं और इस डेफिनेट इंटीग्रल को आपको लिमिट एज अ सम से कैलकुलेट करना है। इस डेफिनेट इंटीग्रल को आपको लिमिट एज अ सम से कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे प्रोसीड करोगे, आपका स्कूल लेवल पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डेफिनेट इंटीग्रल का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि एक इंटीग्रेशन दिया जाएगा, उसको आपको लिमिट ऑफ अ सम से कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। फिर उस केस में आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि x की पावर 4 अपॉन 4 हो गया और इस तरह से 2 माइनस 1 यानी कि 15 अपॉन 4 इसका आंसर हो गया। ऐसे आप डायरेक्टली आंसर लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। नाउ यहाँ पे आपको करना क्या होगा, इज 1 से लेकर 2 ऑफ x क्यूब ऑफ dx था, तो आप इस इंटीग्रेशन को अगर कंपेयर करो तो आप कहोगे कि a की वैल्यू आपको 1, आप फॉर्मूला लिखोगे सबसे पहले कि a से लेकर b f of x dx की वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू द लिमिट ओवर n टेंडिंग टू इंफिनिटी द b माइनस a अपॉन n into sigma over f over a plus r upon n into b minus a where r is vary from 0 से लेकर n minus 1 तक। now यहाँ पर आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और f of x की वैल्यू आप क्या लिखोगे, x का क्यूब। ये आपने इस इंटीग्रेशन को इस नंबर के साथ कंपेयर किया तो इसके नीचे आप लिखोगे लिमिट ओवर n टेंडिंग टू इंफिनिटी a b और f x यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो b माइनस a यानी कि 2 माइनस 1 अपॉन n इंटू समेशन r इज वेरी फ्रॉम 0 से n माइनस 1 f ओवर 1 प्लस r अपॉन n इंटू b माइनस a और b माइनस ए आपका 1 है, आपने अभी देखा ऐसा। आप fx दे रखा है तो यानी कि ये आप f की जगह पे फंक्शन में पुट कर दोगे नेक्स्ट स्टेप पे। तो आपने a b का वैल्यू सबसे पहले सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे, तो 1 अपॉन n इंटू समेशन ओवर
r इज वेरी फ्रॉम 0 से लेकर n-1, आप इसको लिखोगे 1 प्लस आर अपॉन एन का होल क्यूब ऐसे करके। ये समझ आया? एफ एक्स दे रखा था, आपको एफ ऑफ 1 प्लस आर बाई एन फंक्शन लिखना था, तो उसकी जगह पे आपने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया एफ ऑफ 1 प्लस आर बाई एन। टर्न यहाँ तक भी। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि ये आपका, फिर आप अब सिंपल ये लिमिट का सवाल हो गया। लिमिट के सवाल में आप इंफिनिटी छापोगे तो ये 0 और ये 1 से 0 से इंफिनिटी, तो इसका आप देखोगे समेशन इंफिनिटी आएगा। तो इंफिनिटी इंटू 0 का इनडिटरमाइंड फॉर्म होगा, उसको आप इस तरीके से फील कर सकते हो कि सिग्मा ऑफ आर इज वेरी फ्रॉम, आर वेरी कर रहा है, एन आपका अभी तक कांस्टेंट है, लास्ट में हम एन पे लिमिट लगाएंगे। तो ये लिखा है 1 प्लस आर का क्यूब अपॉन एन का क्यूब प्लस 3 इंटू आर अपॉन एन प्लस 3 इंटू आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ऐसे करके लिखा हुआ है। ये 1 अपॉन एन बाहर रहेगा सिग्मा। अब इसका समेशन लेने की जानेंगे तो 0 से n-1 यानी कि n टर्म, तो 1 का समेशन आपका n हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई होगी। r क्यूब का समेशन आपको लिखा जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, नहीं सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, सॉरी, एंड r क्यूब का समेशन आपका n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर और पावर 4, और ये n क्यूब यहाँ पर ऐसे आएगा, प्लस यहाँ पे 3 अपॉन n तो कांस्टेंट का काम होगा, और r का सिग्मा होगा n मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे। यहाँ पर इसकी बात करेंगे तो 3 अपॉन एन स्क्वायर इंटू एन मल्टीप्लाइड बाई एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6। ये इस तरीके से सिग्मा समेशन ऑफ द सीरीज होगी। सिग्मा कैलकुलेट हो गया। अब इस 1 अपॉन एन को अगर मैं मल्टीप्लाई अंदर कर दूं तो ये 1 प्लस, ये आप समझ सकते हो n स्क्वायर कैंसिल, n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4n स्क्वायर आएगा, एक n और एक n कैंसिल, प्लस का 3 डिवाइडेड बाई 2 ओवर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n मिलेगा, प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6 इंटू एक n कट गया, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर यहाँ पर मिलेगा। अब आप ये पूरा का पूरा n का फंक्शन हो गया और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लिखी है, और हर जगह पे इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का इनडिटरमाइंड फॉर्म है। तो आप फिर से कह सकते हो सिंपल इज ऊपर भी यहाँ पे 2 डिग्री का इंफिनिटी और 2 डिग्री का इंफिनिटी, तो आंसर की वैल्यू आप लिखोगे 1 प्लस इज 1 अपॉन 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 3/6 की वैल्यू। और अगर आप 4 का एलसीएम लेते हो तो 4 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 2, यानी कि आपको आंसर मिल जाएगा 10 और 3 13 डिवाइडेड बाई 4। तो आंसर की वैल्यू 13 डिवाइडेड बाई 4, ये इसका क्या हो जाएगा, सिंपली आंसर हो जाएगा। तो x की पावर 4, 2 की पावर 4, 16 माइनस 1, 15/4 आंसर आना चाहिए था। क्या आंसर आना चाहिए था? 15/4 आंसर मेरे ख्याल से बच्चों आना चाहिए था। तो 1/2, 1/2, 4 एलसीएम लिया तो 4 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 2, तो 10, 13 बाई दिस। तो कहीं पे फिर से जब r बाई एन था तो b माइनस से आपका 1 हो गया, r बाई एन 1 प्लस आर क्यूब अपॉन एन क्यूब, तो आर क्यूब एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 4 आएगा। सही बात है यहाँ तक। यहाँ पे 3 इंटू एन प्लस 1/2 आएगा, तो 3/2 और 3/6, अच्छा बच्चों एक ये 2 छूट गया है ना, 3/6 इंटू 2 आएगा, तो ये फाइनली यहाँ पे 1 आएगा।
मेक इट करेक्ट। तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आंसर आपका सिंपल 15 डिवाइडेड बाई 4, ये इस तरीके से आपको सेम एरिया अंडर द ग्राफ यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। क्लियर यहाँ तक भी? एक और एग्जांपल से समझते हैं। इज अ लिमिट एज अ सम की बात हो रही थी आपकी यहाँ पे, तो आप इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करोगे, तब जाकर आपको इसका आंसर इस तरीके से मिलेगा। आपको मैंने कहा कि लिमिट ओवर 1 से 0 से लेकर 1 ओवर सिंपल e की पावर ऑफ x dx लिखा हुआ है, और हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है इज अ लिमिट एज अ सम से। वैसे तो हम इस इंटीग्रेशन का वैल्यू जानते ही हैं कि इसका e की पावर x यानी कि e-1 इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर हम फिर से उसी सेम a से लेकर लिखेंगे b ओवर f of x dx is equivalent to the limit over n tending to infinity is a b minus a upon n into summation over r is vary from 0 से लेकर n minus 1 f over a plus r upon n into b minus a plus r by n into b minus a, ये आपका हो गया। तो a की वैल्यू आपने कहा कि 0, b की वैल्यू यहाँ पे 1, f of x का वैल्यू यहाँ पर सिंपली e की पावर x हो गया। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू द लिमिट ओवर n टेंडिंग टू इंफिनिटी इज अ b माइनस a, यहाँ पे 1 अपॉन n इज अ सिग्मा ओवर r इज वैरी फ्रॉम 0, r इज वैरी फ्रॉम 0 से लेकर n माइनस 1, r इज फ्रॉम 0 से लेकर n माइनस 1 ओवर f ओवर a की वैल्यू 0 प्लस r बाई n इंटू 1 यानी कि f ऑफ r बाई n। तो इसको 1 अपॉन n इंटू समेशन ओवर r इज वैरी फ्रॉम 0 से लेकर n माइनस 1, तो ये e की पावर r बाई n। जैसा कि हम यहाँ पे r को 0 से n-1 तक अगर वेरी करेंगे तो ये आपको एक क्या मिलेगा, gp मिलेगा, और उस gp का वैल्यू e की पावर 0 1 प्लस e की पावर 1 बाई n, e की पावर 2 बाई n, और ऐसे आप समझ सकते हो e की पावर n-1 अपॉन n, यानी कि ये आपको एक n टर्म का gp मिल जाएगा। इस gp की जगह पे इसका समेशन पुट करेंगे, तो यहाँ पर ये 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉमन रेशियो दिस होल पावर 1 n नंबर ऑफ टर्म्स आपका n है माइनस का 1 डिवाइडेड बाई e की पावर 1 बाई n माइनस का 1। n और n कैंसिल हो गया बच्चे का, e माइनस का 1 आ गया, और यहाँ पे n इंटू, और ये क्वेश्चन अपन ने इस साइड से किया है ऐसा 1 अपॉन n, इसको नीचे ले जाएंगे, और लिमिट ओवर n टेंडिंग टू इंफिनिटी अगर लिखा हुआ है तो हमें पता है कि इस ग्रुप की लिमिट वैल्यू ये 1 बाई n को मैं नीचे लेके गया, तो और ये 1 बाई n एकदम डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पर e की पावर 1 बाई n माइनस 1 बाई n आपका टेंडिंग टू द 0, तो e की पावर x माइनस अपॉन x की लिमिट वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसलिए इसका आंसर सिंपली आपको कितना मिल जाएगा, e-1 यहाँ पर इस तरीके से आपको मिलेगा। क्लियर सभी को? तो ये एक कॉन्सेप्ट हुआ जिसमें हम लोग लिमिट एज अ सम की बात करते हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ पर ये इसलिए बताया गया, आप ऐसे समझो इसका वाइस वर्सा, आपको इस टाइप का एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा, एक ऐसा एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा, और आपको वो सवाल लगेगा कि लिमिट चैप्टर का है, लेकिन बेसिकली वो लिमिट का ना होकर वो बेसिकली किसका रहेगा बच्चे, f ऑफ x, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ अ सम का प्रॉब्लम रहेगा। तो लिमिटिंग वैल्यू आपको एक सीक्वेंस का दिया जाएगा, और वो सीक्वेंस को हम सम नहीं कर पाएंगे, जैसे हम प्रोग्रेशन एंड सीक्वेंस चैप्टर में पढ़े हैं, उसकी हेल्प से किसी भी मेथड से हम उस सीक्वेंस का सम वहां पे फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। तो उसके समेशन की यहाँ पे लिमिट निकालने का एक और तरीका आपको बताया जा रहा है, लेकिन वो हर प्रॉब्लम में एप्लीकेबल नहीं होगा कि लिमिट ऑफ सिग्मा का कोई भी प्रॉब्लम है उसमें लिमिट एज अ सम लगेगा, ऐसा नहीं है।
वो जब गिवन एक्सप्रेशन जिसकी हमें समेशन या जिसकी लिमिट निकालनी है वो इस फॉर्म का होगा, तभी ऐसा काम करेगा। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि ये लिमिट एज अ सम कैसे आपका, ये लिमिट एज अ सम कैसे आपका इस इंटीग्रेशन में आपका बदल गया, मैं आपको ये फील कराना चाहता हूँ। तो सिग्मा जैसा कि चीजों को जोड़ता है, तो उसी सिग्मा की जगह पे नोटेशन ये इंटीग्रल साइन का आ गया। एक स्टेटमेंट सबसे पहले आपने यहाँ पर इस r अपॉन n वेरिएबल को बेसिकली x अगर सपोज किया, आप समझो कि इधर से इधर कैसे जा रहे हो, r अपॉन x n अगर आपका x का बिहेव किया है तो ये आपका f ओवर a प्लस b माइनस a मल्टीप्लाइड बाई x का काम किया है। r बाई n को अगर मैं x कंसिडर करूं, लेट एज्यूम कि उस सिग्मा में r बाई n आपका x है। r बाई n अगर आपका लेट एज्यूम कि x अगर है, तो इसका मतलब कि ये फंक्शन आपका अब x का हो गया। इनटू में आप ये समझ सकते हो, आप n को बढ़ाओगे तो बेसिकली ये 1 बाई n, 2 बाई n, 3 बाई n जो था वो टेंडिंग टू 0, यानी कि यहाँ पर ये x टेंडिंग टू आपका मतलब 1 अपॉन n, ये जो बाहर लिखा हुआ है वो यहाँ पे dx का काम करेगा। ये b माइनस ए कांस्टेंट अपनी जगह पे रहेगा इस समेशन में। ये जो आपका 1 अपॉन n बाहर लिख रहा है ना, वो आपका इज अ बिहेव एज अ dx थिकनेस का काम करेगा। अंडरस्टैंड? क्योंकि आपने fx को बेसिकली 1 बाई n इस तरह से ब्रेक किया है। तो आपको ये सिग्मा बेसिकली रिप्लेस हो गया किसके साथ बच्चे? इंटीग्रेशन साइन के साथ। ये सिग्मा की साइन इज रिप्लेस बाय इंटीग्रेशन के साथ। जैसा कि यहाँ पे r की लिमिट है तो आप यहाँ पे x की लिमिट लिखना चाहोगे। r अगर आपने 0 रखा तो यहाँ पे x की कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट 0 अपॉन n यानी कि सिंपली 0 हो जाएगी। इधर जब आप r की अपर लिमिट रखोगे तो n माइनस 1 अपॉन n हो जाएगी, और लिमिट n टेंडिंग इंफिनिटी चुकी है तो लिमिट n टेंडिंग इंफिनिटी पे ये लिमिट वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। ये बात क्लियर सभी को? तो आप मेरे से कह सकते हो कि ये इंटीग्रेशन बेसिकली इक्विवेलेंट, ये लिमिट एज अ सम बेसिकली इक्विवेलेंट हो गया। ये b माइनस ए कांस्टेंट बाहर चला गया और 0 से लेकर 1 f ऑफ a प्लस b माइनस ए इंटू एक्स का dx के इक्विवेलेंट हो गया। ये लिमिट एज अ सम। लेकिन आपको तो ये दिख रहा है, तो बेसिकली आपने यहाँ पर a प्लस बी माइनस ए एक्स को क्या सपोज कर दिया? a प्लस बी माइनस ए को आपने t कंसिडर किया, dx को dt में बदल दिया, तो b माइनस ए का dx बराबर आपका dt हो गया यहाँ पे। तो ये b माइनस ए और dx आपका dt बन गया। इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन ऑफ t आ गया, ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू dt हो गया एलिमेंट। अब नाउ अगर हम यहीं पे t की लिमिट रखें, x की लिमिट 0 रखने पे t की लिमिट कितनी आ रही है? a। x की लिमिट 1 चूज करने पे a कैंसिल, तो ये b। और जैसा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये वेरिएबल आपका डमी है, तो a से b f ऑफ t dt की वही वैल्यू होगी जो a से b f ऑफ x dx की वैल्यू होगी। तो यही बात आपको फील करनी है कि बेसिकली r अपॉन n आपका बिहेव करेगा x के जैसे, r अपॉन n आपका बिहेव करेगा x के जैसे, और 1 अपॉन n आपका बिहेव करेगा dx के जैसे इस समेशन में। तो इसलिए 1 अपॉन n जरूरी है, b माइनस ए अपॉन n की जरूरत नहीं है, 1 अपॉन n जरूरी है। ये तो कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई में अपने आप खत्म हो जाएगा या मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जो भी रहेगा। तो कुल मिला के 1 अपॉन n आपका बिहेव करेगा dx के जैसे, r अपॉन n आपका x के जैसे। तो आपके पास एक f ऑफ x का फंक्शन आ जाएगा, और उस f ऑफ x के फंक्शन को आपको सिग्मा की जगह पे इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा, और उस इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट और अपर लिमिट आप r की लोअर लिमिट और अपर लिमिट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कैलकुलेट करोगे।
आर को लोअर लिमिट 0 रखोगे तो 0 अपॉन एन सीधे 0 हो गया यहाँ पे। आर की अपर लिमिट रखोगे, एक्स की अपर लिमिट निकालने के लिए आर एन माइनस 1 अपॉन एन, तो एन माइनस 1 अपॉन एन इंफिनिटी पे आपका क्या हो गया 1। तो यही बात है कि लिमिट ऑफ अ सम का ये जो प्रॉब्लम है, क्योंकि हर प्रोग्रेशन का हम सम निकाल सके ये पॉसिबल नहीं है, चाहे वो कितना भी स्पेशल सीक्वेंस लिखा हो। तो अब मैं आपको एक डायरेक्टली कंक्लूजन बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपको प्रॉब्लम में ऐसे लिमिट का सवाल होगा कि लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, एक कुछ भी कांस्टेंट इनटू 1 अपॉन एन बाहर होगा और ये एक r अपॉन n का फंक्शन होगा। r अपॉन n का फंक्शन होगा जिसमें हमें कहा जाएगा r इज वेरी फ्रॉम n1 से लेकर n2 तक। ये n1 से n2 मतलब कि 0 से n-1 हो सकता है। हो सकता है कि एग्जामिनर 2n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके प्रोसीड कर रहा है, तो 0 से 2n-1 या 2n इस तरीके से हो सकते हैं, 2n+1 कुछ भी पार्ट्स में डिवाइड करके हम एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको r की एक लोअर लिमिट होगी और एक r की अपर लिमिट होगी। इस टाइप का लिमिट का जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली लिमिट ऑफ अ सम को आपको रिप्लेस करना होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में। और उसके लिए आप सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या करोगे, इस r बाई n को केवल r बाई n को x मानेंगे, ना कि और किसी को। r बाई n को सिंपली आप यहाँ पे x कंसीडर करोगे, तो ये आपका ये फर्स्ट स्टेप हो गया। लेट r बाई n आपका क्या हो गया, बोले x मानोगे, तो ये आपका एक f ऑफ x हो जाएगा। बाहर इस सिग्मा के बाहर एक 1 अपॉन n जरूर होना चाहिए, क्योंकि वही 1 अपॉन n आपका इज इंफिनिटी पे स्मॉल एलिमेंट dx का काम करेगा, और ये समेशन आपका रिप्लेस हो जाएगा इस इंटीग्रेशन साइन से। ये समेशन आपका रिप्लेस हो जाएगा इस इंटीग्रेशन साइन से। और इस इंटीग्रेशन की लिमिट वैल्यू की अगर हम बात करें, तो r की लोअर लिमिट रखोगे इस x वाले टर्म में, तो ये r1 अपॉन n आएगा। लेकिन n के टर्म में नहीं रखोगे, n अगर बचा है तो इंफिनिटी कंसीडर करोगे। ये लिमिट आपकी इस लिमिट में इस तरीके से यहाँ पे लोअर लिमिट इस तरीके से कन्वर्ट करोगे। r को x में कन्वर्ट करना था, तो r की लोअर लिमिट यहाँ रखोगे n टेंडिंग इंफिनिटी पे। r की अपर लिमिट n2 को यहाँ रखोगे, जो सपोज किया था r बाई n बराबर x में, तो n2 अपॉन n बराबर आपका सिंपली यहाँ पर इस अपर लिमिट हो जाएगा। लेकिन ये n का टर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि n तो आपका टेंडिंग टू इंफिनिटी है। तो इस टाइप के इस लिमिट एज अ सम को, लिमिट ऑफ अ सम को आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या कर सकते हो, सिंपली कन्वर्ट